काफी जोशो खरोश भी दिखा और वोटिंग परसेंटेज भी शानदार रही। बड़ी तादाद में लोग जमहूरियत के जश्न में शामिल हुए, लेकिन दूसरी तरफ ईवीएम्स की खराबी की वजह से वोटर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी कतारों में खड़े वोटर्स ने इंतजामिया और इंतजामात पर सवाल उठाए। इस बीच कई ऐसे इश्यूज सामने आए हैं जिसे लेकर इंतखाबात का रुख बदल सकता है। इंतखाबी तशहीर के दौरान फौजी कार्रवाई के सियासी इस्तेमाल ने साबिक फौजी अफसरान में बेचैनी पैदा कर दी है और उन्होंने सदर जमहूरिया को खत लिखकर गुजारिश की है कि वो इसको फौरी रोकने के लिए हुक्म दें। तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला भी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फरोख्त को लेकर बैंकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, इससे लगता है कि काले धन को सफेद करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंतखाबात के दौरान क्या ये इश्यूज बीजेपी के लिए दर्द-ए-सर बनेंगे और क्या अपोजिशन पार्टियां इन इश्यूज को अवाम के बीच ले जाएंगी, इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात में अब सबकी नजर है दूसरे मरहले पर। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और इससे पहले अपोजिशन पार्टियों को कई इश्यूज हाथ लगे हैं। एक गैर मामूली कदम उठाते हुए फौज के तीनों विंग्स के साबिक सीनियर फौजी अफसरान ने सदर जमहूरिया को तहरीर किया है कि वो सियासी पार्टियों के जरिए लोकसभा इंतखाबात में फौजी कार्रवाई के सियासी इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोकें, क्योंकि वो हिंदुस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। बर्री, बहरी और फजाई फौज के 150 से जायद साबिक सीनियर अफसरान ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर अपनी इस तशवीश का इजहार किया है। इन फौजी अफसरान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के उस बयान का सख्त नोटिस लिया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने फौज के लिए मोदी जी की सेना जुमले का इस्तेमाल किया था। सदर जमहूरिया को लिखे गए इस खत पर जिन 150 फौजी अफसरान ने दस्तखत किए हैं, इनमें एक साबिक फौजी सरबराह भी हैं। इस देश में तमाम पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन में चाहे वो रूलिंग पार्टीज है, हर एक ही आज आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही हैं अपने फायदे या अपने नुकसान के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए। ये देश के हित में नहीं है। हमारी फोर्सेस जो हैं वो देश की सेनाएं हैं, वो देश की आबरू, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की इज्जत को हमेशा हमेशा कायम रखते हैं। वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है। उनका इस माफिक राजनीति में इस्तेमाल करना जो है बेबुनियाद है और इनका नहीं होना चाहिए। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत को जबरदस्त सुबकी का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए काले धन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अदालत-ए-उज़्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत की काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरह बेकार है। अदालत ने पार्टियों से कहा है कि वो अतिया दहिंदगान के नाम इलेक्शन कमीशन की जानकारी में लाएं। आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है। उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उसे अपने पास रखेगा और फिर आगे तारीख लगेगी जब फाइनल पूरा फैसला होगा। पहले मरहले के बाद सियासी पार्टियों, खासकर अपोजिशन ने ईवीएम्स की खराबी पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती, उमर अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम्स की खराबी पर नाराजगी जाहिर की है। यानी ईवीएम का मसला जूं का तूं है, वोटर्स को परेशानी का सामना है, तो सियासी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या फौज के नाम पर सियासत की जानी चाहिए या फौज के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए, और इसी पर एक तरह से सियासी उबाल देखा जा रहा है। हालांकि आम इंतखाबात के अभी 6 मरहले, 6 फेजेस अभी और बचे हुए हैं।
क्या इन इश्यूज को लेकर अभी सियासत और गरमाएगी और क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए? क्योंकि पहली बार इंतखाबात में देखा जा रहा है कि फौज को सियासत में और इंतखाबात में घसीटा जा रहा है। कितना यह दुरुस्त है, इसी पर आज हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पल्लवी शर्मा स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक पांडे लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय उपाध्याय जी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं बीजेपी महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश तपाशे स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक भट्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों और पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सतीश आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आर्मी के नाम पर, फौज के नाम पर या सेना के नाम पर सियासत की जा रही है, रैलियों में, सभाओं में, हर जगह सियासत को शामिल किया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? ये बहुत अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि देखिए लेकिन इलेक्शन में इस तरह की जुमलेबाजी हर तरह के राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम अलग राजनीतिक दलों के द्वारा भी कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की स्वस्थ मानसिकता से बिल्कुल अलग है। तो लेकिन ये इस तरह की बातें करना कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, क्योंकि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा हो तो हम ये मानकर चले कि अभी कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं निश्चित रूप से, लेकिन कोई रूलिंग पार्टी नहीं है। अब 17वीं लोकसभा के बाद ही जो पार्टी सत्ता में आएगी वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी और जो प्रधानमंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये टर्मिनल जो ये ट्रांजिशनल फेज है, इसमें सभी दलों के लोगों को एक तराजू पर समान रखा जा सकता है और उसमें ऐसे बयान का कहना कि ये पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति की आर्मी है तो संस्थाओं पर थोड़ी चोट लगती है। इन चीजों से बचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति, और उसमें भी जब वरिष्ठ नेता किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाए तो अच्छी बातें नहीं है। लोकतंत्र के लिए हम इसे अच्छा नहीं मानते। संजय उपाध्याय जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आखिर आर्मी या सेना को अपनी सभाओं में लेकर आना, ये चुनावी प्रचार में लेकर जाना, बीजेपी को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इतिहास में पहले भी जाएंगे तो इस प्रकार से बार बार हुआ है। मैं कहता हूं जिस प्रकार का हमला हमारे सैनिकों पर हुआ, अगर उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती या प्रधानमंत्री ने जो खुली छूट सेना को दी उस निर्णय में कोई चूक हो जाती, सर्जिकल स्ट्राइक में कोई गलती रहती, वो तो आपकी सरकार है, वो तो जिम्मेदारी आपकी है। ये आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है आपको इस तरह का आदेश देना। हमारी जिम्मेदारी है। कोई मुल्क नहीं चाहता कि उसके सैनिक मारे जाएं या मुल्क का कोई नागरिक, कोई पार्टी ऐसी नहीं है। संजय उपाध्याय जी, कोई पार्टी या कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क का सैनिक मारा जाए, लेकिन उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं बात सियासत की कर रहा हूं। सहमत हूं अबू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले जब हमले होते थे, मुंबई में ब्लास्ट हुए, केवल मोमबत्ती जलाकर हम रुक गए, लेकिन इस बार सरकार ने अपनी ताकत दिखाई, एक दमदार नेतृत्व था, उसने सेना को खुली। मैं ये कह रहा हूं ये सही है। सेना आज भी, संजय उपाध्याय ये कदम बहुत अच्छा है। संजय उपाध्याय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप रोज संजय उपाध्याय जी क्यों करते हैं? बताइए संजय जी, आप ये बताइए कि मोदी जाकर ये बात मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं संजय जी कि ये कदम वाकई में बहुत अच्छा है। मोदी जी ने या उनकी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि फौज ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया और जो दुश्मन है उन्हें ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए ताकि दुश्मन इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना करें। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है संजय जी कि इस पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? अच्छे निर्णय का, जैसे देखिए क्रिकेट के मैच में खेलती टीम है, लेकिन श्रेय लेने के लिए, कप लेने के लिए कैप्टन जाता है। जब इस प्रकार का कोई सख्त निर्णय होता है, आर्मी चीफ है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी नहीं है कैप्टन, यहाँ पे आर्मी चीफ है। आप यहाँ पे कैप्टन बनने की कोशिश मत कीजिए और आप यहाँ पे मत समझाइए कि मैं इस क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। मेरा प्रश्न है,
मेरा प्रश्न है, क्या जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो इंदिरा गांधी बंदूक लेकर गई थी वहां लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं गई थी, और बिल्कुल उसका श्रेय उनको नहीं देना चाहिए, उसका श्रेय हमारी आर्मी को मिलना चाहिए। सरकार के आप लोगों को, आपको चाहे वो इंदिरा जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि हमारी आर्मी का श्रेय आप लोग लें। जी, ये भाई साहब एक समझ लीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो फर्क है, हम लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं और इसके लिए हमारी सेना निरंकुश नहीं है, सेना अंकुश में है। और सेना को जो यहाँ पाकिस्तान और अपनी आप यहाँ पे कौन सी तुलना कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की सेना को इंडिया की सेना से या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को इंडिया की डेमोक्रेसी से तुलना कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आ रही है आपकी बात सुन करके। बताइए, इतने अच्छा खूबसूरत डेमोक्रेसी हमारे इंडिया की है, पाकिस्तान की सेना, अरे वहां की सेना कुछ भी करे, हम क्यों उनसे क्यों कंपेयर करना अपने आप को? हम इतने खूबसूरत लोकतंत्र में रहते हैं, इतने खूबसूरत लोकतंत्र की हम लोग पर तवज्जो कर देते हैं। आप वहां के दो कौड़ी का लोकतंत्र उसकी बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए उससे कंपेयर कर रहे हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है आपकी बात सुन करके कि आप पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेसी और पाकिस्तान। मैं दीपक आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, बहुत मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को। महेश तापसे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महेश, संजय जी बात हो गई आपकी। संजय जी स्टॉप, आरोप लगाते। संजय जी आपकी बात हो गई, मैं दोबारा से आऊंगा। महेश तापसे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि इससे पहले आप चले जाइए, अगर इतिहास में जाइए तो बहुत दूर मत जाइए, 62, 65 और 71 की आप लड़ाई में चले जाइए। ऐसा नहीं कि हमारे जवानों ने जंग नहीं लड़ी या लड़ाइयां इससे पहले नहीं हुई हैं, लेकिन उनका कहीं पर कोई इस तरह से तज़किरा नहीं होता है या उसका कहीं पर कोई श्रेय नहीं लिया जाता है। लेकिन आज देख लीजिए कि हमारी सियासत किस तरह से हो गई है कि छोटी छोटी रैलियों में फौज की वर्दी पहनकर जाया जाता है। देखिए, इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इस देश के हित के लिए बहुत काम किया, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए किया, व्यापारी संगठनों के लिए। तो जो फौज का श्रेय है, जो फौज की उपलब्धि है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की मतलब उनकी आवश्यकता इंदिरा गांधी जी को नहीं पड़ी। मैं संजय उपाध्याय जी को कहना चाहूंगा कि आपने बांग्लादेश के बारे में बात किया, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्रता संग्राम था जिसके अंदर भारत ने एक भूमिका रखी पूरे विश्व के सामने कि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्रता वहां पे मिलनी चाहिए। तो वहां पे कोई बांग्लादेश की लड़ाई का आप जो ब्यौरा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लोगों ने, आपकी पार्टी ने हमेशा इतिहास को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया। आज भी प्रधानमंत्री ने भी किया था, इंदिरा गांधी जी ने भी, ध्यान रखें। सुनिए मेरी बात। तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता का टाइम आएगा वो बताएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज भी प्रधानमंत्री महोदय जहां जहां प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पे सिर्फ दो ही बातें कर रहे हैं कि हमने, हमारी सरकार में मुंह तोड़ जवाब दिया। वो ना किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ना रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, ना व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी सरकार की पिछले 5 साल के अंदर क्या उपलब्धि रही जिसके अंदर इस देश का सामान्य नागरिक को कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ उनको अच्छा हुआ? ऐसे कोई आप चीज नहीं बोल रहे। आप नौजवानों को हिस्ट्री के अंदर उलझा के उनको एक क्या कहते हैं, उसको अलग तरीके से उलझाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी प्रधानमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में थे, अहमदनगर में थे, वहां पे अपनी सरकार की उपलब्धि आप गिनवाइए। आप चले जाते 1947 में, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया। अरे आपको इस देश के जनता ने 2014 में 282 सीट का मैंडेट दिया है, आपने क्या किया? आप 2014 के चुनाव के पहले जीएसटी के खिलाफ थे, आप आधार के खिलाफ थे, आप सारी नीतियों के खिलाफ थे। आज वहां पे आप यहाँ पे आने के बाद जी ठीक है। अबू भाई, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। जो उन्होंने कांग्रेस की बात कही, मालूम है कि जनरल एसके सिन्हा जो सबसे सीनियर जनरल थे, उनको सेना अध्यक्ष बनना था और कांग्रेस ने उन्हें अलग कर तीसरे नंबर के व्यक्ति को लाकर आर्मी चीफ बना दिया था। ये कांग्रेस के द्वारा ही इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और इस सरकार के द्वारा, जहां तक ये उस बात पर विवाद है कि ये बोलना गलत है, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने सुरक्षा के मसले को लेकर आवाम के बीच में गया है, देश को मजबूत बनाया है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी का भी इस पर बयान आया कि जिस तरह से जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को बाकायदा एक लेटर लिखा है, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया, बड़ा तीखा बयान था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो फेक फैक्ट्री है, ये चिट्ठी वहीं से निकल कर आई है।
देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे किसी भी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही, तो वाद विवाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं किसी को सुन नहीं पाई जी। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट तरह से आ रही है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक कहावत मशहूर है चुल्लू भर पानी की, मैं उसे पूरा नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है भाजपा को, आरएसएस को और भाजपा के नेताओं को वो कहावत अपने पर लागू कर लेनी चाहिए। मैं बता रही हूं क्यों। इस देश के 156 सेनानियों ने, 156 वीर शूरवीरों ने चिट्ठी लिखी है इस देश के राष्ट्रपति को और बताया है किस प्रकार सेना का दुरुपयोग हो रहा है। और भाजपा के नेताओं की, प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की क्या टिप्पणी है उस पर कि भाई ये तो विपक्ष का कराया हुआ काम है। मुझे लगता है बहुत ही शर्मसार उनकी बयानबाजी है कि वो आज इस हद तक गिर गए हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इस कदर से इनटॉलरेंट है भाजपा कि अपना जरा सा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और चाहे वो क्यों फिर देश के अगर वीर बहादुर क्यों ना हो, उन पर भी उंगली उठाकर बोलती है कि भाई ये तो विपक्ष का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उस चिट्ठी में से मैं मानती हूं 2-3 जो सैनिक हैं जिन्होंने उस चिट्ठी पर दस्तखत किए, उन्होंने बाहर आके बोला कि हमने इस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन कम से कम 150 सैनिकों का बयान तो वहीं रहा। उन्होंने भी बाहर आके बोला, दर्जन से ज्यादा सैनिक बाहर आए और बोला कि हाँ ये चिट्ठी हमने लिखी क्योंकि हमें लगा कि जो सेना का दुरुपयोग हो रहा है भाजपा के हाथों। स्पष्ट तौर से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। अब आप ये जो चिट्ठी का मुद्दा है इसको इसको 1 मिनट के लिए जरा साइड पर रख के आप खुद देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी लातूर में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, युवाओं से, इस देश के युवाओं से क्या कहते हैं कि अपना वोट पुलवामा और बालाकोट के सैनिकों को दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, 70 साल से देश में लोकतंत्र बना हुआ है, क्या आज से पहले जो वोट थे वो सेना को जाते थे? वोट तो राजनीतिक पार्टियों के लिए होते हैं, सेना वोटों का क्या करेगी? दूसरी बात, राजस्थान में एक रैली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के जो 40 से अधिक जवान शहीद हो गए इस देश के लिए, उनके जो पोस्टर है बैकड्रॉप में यूज करते हुए रैली को संबोधित करती है। क्या जरा सी शर्म आती है मोदी जी को या भाजपा को? और फिर कहते हैं हमने सेना का दुरुपयोग नहीं किया। और सबसे इनकी जो बेशरम हरकत थी वो मनोज तिवारी ने, इनके जो दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने की। सेना की वर्दी पहन के जो उनका गर्व है, जो उनका मान है, जो उनका सम्मान है, वो पहन के गली में घूम रहे थे वोट की भीख मांगते हुए। उनको तब भी शर्म नहीं आई। और आज जब सेना के इन चीजों से सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? इस देश के वरिष्ठ सैनिक रह चुके, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन पर भी आलोचना कर रहे हैं ये। संजय उपाध्याय, क्या इन तमाम बातों से हमारी सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? जिस दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना का मनोबल उस दिन ऊपर उठा। जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक की, उस दिन सेना का मनोबल उठा। जिस दिन अभिनंदन सकुशल चलकर हमारे देश में वापस आया, सेना का मनोबल उस दिन वापस उठा। जिस दिन देश की 125 करोड़ जनता सेना के लिए खड़ी थी और वो चाहती थी सेना हमारी मार न खाए बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। मेरे ख्याल से आपने शिष्टाचार पालन करना चाहिए। अभिनंदन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप शिष्टाचार का, आप अपनी चमड़ी की चिंता करिए और शिष्टाचार का पालन करिए। बस कुछ नहीं है बोलने को, ये सिर्फ सेना पर बयानबाजी करेंगे। अबू भाई मोदी जी एक टीवी हमारे चैनल पास को इंटरव्यू बोलने के लिए नहीं है, इसके लिए कि जब हमने F-16 को मार गिराया था तो उस समय इंडिया को यह बोलना चाहिए था कि हमने एक F-16 मिग के द्वारा मार के गिराया है। उस समय इंडिया के लोग ये नहीं बोले, ये बोले कि अभिनंदन को वापस लाओ, वापस लाओ। बताइए, हमारा एक जवान पाकिस्तान में है, हम उसको वापस लाने की बात ना कहें, बताइए क्या कहें हम? इस टाइप के बयान जो कि मोदी जी द्वारा दिए जाते हैं, जिस तरह से संजय उपाध्याय, जिस तरह से आप सेना के मनोबल की बात कर रहे हैं, हमारी सेना का मनोबल गिरा कब था? जब मोदी जी की सरकार में उठने की आप बात कर रहे हैं। हमारी सेना का मनोबल गिरा कब है? कब हमारी सेना डरकर भागी है? कैसी बात कर रहे हैं आप संजय उपाध्याय? जब हमारी सेना को पत्थर खाने पर मजबूर किया जाता था, हमने वो दृश्य मीडिया में देखे हैं।
लेकिन वहां भी हमारी सेना पीछे नहीं हटी। संजय उपाध्याय, वहां पे हमारी सेना बहुत कुछ करेंगे। जनता पार्टी का प्रतीक है, ये प्रतीक है। और इसी के कारण राहुल गांधी अमेठी छोड़कर केरला की ओर प्रस्थान किए हैं। मैं अभिषेक भट्ट आपके पास आना चाहूंगा। इशू डाइवर्ट मत कीजिए, इशू डाइवर्ट मत कीजिए संजय उपाध्याय, इशू डाइवर्ट मत कीजिए। अबू जी, आप सेना के मनोबल की बात करते हैं। हमारी सेना का मनोबल गिरा कब था जिसके उठने की आप बात कर रहे हैं? मैं अभिषेक भट्ट आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक मैं आ रहा हूं, मेरा सवाल भी ले लीजिए। अभिषेक, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरह से कुछ पूर्व सैनिकों ने, जो साबिक फौजी हैं, उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। क्या आपको नहीं लगता है कि इस सियासत में सेना को घसीटा गया और कहीं ना कहीं सेना भी अब सियासत की नजर हो रही है और सेना भी बढ़ती नजर आ रही है जो हमारे साबिक फौजी हैं? बराबर, सत्ता को हासिल करने के लिए भाजपा ने सेना का इस्तेमाल हर बार किया है। ये 5 साल में भी किया, इससे पहले भी उन्होंने किया है और कोई अपने वायदे पूरे नहीं किए। भाजपा का स्तर दिन बर दिन घटता जा रहा है। और एक चीज कहूंगा, सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। हमारी देश की भारतीय वायुसेना, देश की भारतीय सेना, देश की भारतीय नौसेना, ये सारे जो सैनिक है, ये देश के लिए अपना जान कुर्बान करते हैं, शहीद होते हैं। और भाजपा वालों को इतना शर्म नहीं आ रही है कि ये सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यही था अभिषेक, इन्हें समझना होगा। कहीं ना कहीं एक तरह से सेना हमारी बट रही है। कुछ सैनिकों ने कहा कि हमने इस पर साइन किए हैं, कुछ ने कहा कि हमने इस पर साइन नहीं किए। मतलब ये एक अच्छा साइन नहीं है। आप ओआरओपी को भी लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप ओआरओपी को भी लीजिए, भाजपा उसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाई। ओआरओपी को भी अगर आप समझे तो भाजपा भी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। और ये बार बार भाजपा ने ये हर बार किया है, इसके पहले के भी इलेक्शन में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? ये देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के नागरिक के लिए लड़ रहे हैं। आप पॉलिटिकल फायदा क्यों लेते हैं इससे? बिल्कुल, आपके लिए आपका शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब आपके लिए, भाजपा के लिए आप मुद्दे नहीं है क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रोफेसर सतीश, मैं यही समझना चाहूंगा जो बात अभिषेक भट्ट बता रहे थे कि फौज को इस तरह से सियासत में घसीट कर लाना, कहीं ना कहीं क्या वाकई में जो सियासी पार्टियां हैं या जो इस तरह की बयानबाजियां कर रही, क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उन्हें इस तरह की सियासत करनी पड़ रही है? अबू भाई, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि अगर इस तरह से किया जाता है तो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के द्वारा वो ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। लेकिन उसके इंटेंशन को भी समझा जाए, उस वाक्य को तोड़ मरोड़ कर भी जिस तरह से मीडिया में लाया गया, उनका पक्ष यही था कि जिस बहादुरी के साथ, जिस जिंदा दिली के साथ, जिस संजीदगी के साथ प्रधानमंत्री ने उरी के बाद फिर पुलवामा अटैक के बाद जो प्रत्युत्तर दिया है, और प्रत्युत्तर जो पहले कभी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। 1971 के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर तक पार नहीं कर पाई थी। उस अंदाज में योगी जी ने ये बातें कही थी और उनका अर्थ ये नहीं था कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है, उनका अर्थ था कि भारत का प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें हो रही हैं। तो कई बार मीडिया में तोड़ मरोड़ कर ये बातें रखी गई हैं। जहां तक मनोबल की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सेना के मनोबल कहा जाता है बीजेपी के नेताओं द्वारा कि 250 हमने मारा, 300 हमने मारा, 350 हमने मारा। उसके बाद कहा जाता है कि हमने वहां के जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि आप अगर प्रथम वोटर हैं और उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप वोट करें। बताइए कौन सी सेना है जो चुनाव लड़ती है और हम उसे वोट देकर श्रद्धांजलि देंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 5 साल के शासनकाल में
सेना को विशेष सुविधाएं और मनोबल उठाने की कोशिश की गई है। वन प्रकार से पेंशन वन रैंक जो कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया है, कांग्रेस के सरकार के द्वारा नहीं किया गया। संस्थाओं को तोड़ने का काम, दीपक मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास संस्थाओं को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। सतीश जी, जिस वन रैंक वन पेंशन की आप बात कर रहे हैं, उससे तो हमारे जो पूर्व सैनिक है वो एक तरह सहमत नहीं है, वो उस पर खुश नहीं है। ठीक है, उसमें अभी सुधार की, उसमें वो थोड़ा विवाद, लेकिन बहुत हद तक उस समस्या को सुलझाने की कोशिश इस सरकार ने की है। ये भी ये बता दें कि ये डिफेंस कमेटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने भी ये कोशिश की है कि जिस तरीके से सिविलियन डोमिनेंस है मिलिट्री पर, उसको भी कम किया जाए, जो अभी तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो एक तरह से उनको मनोबल को बढ़ाने का काम इस प्रधानमंत्री के द्वारा और इस सरकार के द्वारा किया गया है इन 5 सालों में। और देखेंगे कि और बाद में अगर ये सरकार आती है, जिस बात की उम्मीद है, तो आप सतीश जी मनोबल तो जब बढ़ेगा जब फौजियों के जो मसले हैं, जो उनका दर्द है, जब वो कम होगा। आपने खुद कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर एक तरह से कमियां रह गई हैं और एक तरह से जो पूर्व सैनिक है वो खुश नहीं है, तो बताइए कि उनका मनोबल कहां बढ़ेगा? वो एक अबू भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक बीएसएफ का जवान का जवान अपने खाने की शिकायत करता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद अब वो जवान चुनाव लड़ता है, फिर बोला जाता है कि ये बागी, ये प्रोपेगेंडा फिक्स किया गया है। उसके बाद 150 सैनिक लिखते हैं, उसको कहा जाता है कि ये कांग्रेस की लॉबिंग है या अपोजिशन की लॉबिंग है। उसके बाद आईएएस आईपीएस आईआरएस लिखते हैं, उसको कहा जाता है कि ये कांग्रेस की या विपक्ष की साजिश है। आप बताइए, जो लोग अगर बीजेपी को वोट मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नेता ऐप के जरिए जो हमने आज सर्वे कराया, और उस सर्वे में हमारा आज का सवाल यही था, इस इश्यू से जुड़ा हुआ सवाल था कि क्या यह दुरुस्त है, यह सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज फौज के नाम पर सियासी तशहीर करें, अपना प्रचार करें। आज का हमारा यह सवाल था, जिसका सर्वे भी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। नतीजा आ गया है, 12.34% लोगों ने कहा है कि हां यह सही है कि फौज के नाम पर सियासत होनी चाहिए, जबकि 87% लोगों ने कहा है कि इस पर सियासत, फौज के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फौज के नाम पर चुनावी प्रचार नहीं होना चाहिए, जिस पर 87.66% लोगों ने कहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और आज का हमारा यही मुद्दा था, सिर्फ 12% लोगों ने कहा है कि फौज के नाम पर सियासत हो, जबकि 87 यानी 87% लोगों ने कहा कि इस इश्यू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी हम इसी इशू पर बात करेंगे, और हमारा इशू यह भी रहेगा कि इन फौजियों के दर्द के बारे में, इनके जो मसाइल हैं, आखिर उस पर बात क्यों नहीं की जाती है? इनको क्या सिर्फ इनके नाम पर सियासत ही होगी? फौज और जवानों पर सियासत हो रही है और फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है। क्या वाकई में इसी तरह से हमारे फौजियों का हौसला बढ़ेगा या हमारे फौजियों का मनोबल बढ़ेगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमारी फौज को सियासत में घसीटा गया। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम इस चर्चा कर रहे हैं इस इशू पर। मैं ब्रेक के बाद महेश तापसे जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि फौजियों के नाम पर सियासत तो जरूर हो रही है, हालांकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि हमारे फौजियों के नाम पर, जवानों के नाम पर सियासत हो। लेकिन सवाल ये उठता है तापसे जी कि हमारे फौजियों की परेशानियां क्या हैं, उनके मसले क्या हैं, उनका दर्द क्या है? कभी इस बात को नहीं समझा जाता है, सियासत जरूर की जाती है उनके नाम पर। देखिए, फौजियों के नाम पे सियासत करना और मतदाता से वोट मांगना, ये बहुत ही घिनौनी हरकत मेरे ख्याल से इस समय इस चुनाव में हो रहा है। और पिछले 5 सालों में इस सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धि रही है जिसको केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हो या बाकी के मंत्री हो या भाजपा के हमारे बाकी के नेता हो जो लोगों के बीच में जाके बात कर सके? उनके पास आज एक ही मुद्दा है, पुलवामा और पुलवामा। मैं आज कल सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने जजमेंट देखा होगा तो 2017-18 ये साल के अंदर भाजपा पार्टी को 990 करोड़ ये पॉलिटिकल डोनेशन में मिला, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में उन्होंने कहा उसमें से 95% बॉन्ड्स, मतलब 220 करोड़ रुपए का बॉन्ड जी बॉन्ड्स ये सिर्फ भाजपा को मिले।
इतना पैसा उनको कहां से मिल रहा है, और ऐसे कौन से व्यापारी हैं जो भाजपा को मदद कर रहे हैं, और इन व्यापारी को उन्होंने क्या काम किया है जो इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। संजय उपाध्याय जी, थोड़ा सा इशू डाइवर्ट हुआ है, लेकिन जो इशू महेश तापसे ने उठाया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, यह भी बहुत अच्छा इशू है। और आपकी सरकार ने कहा कि आखिर ये जानने की जरूरत क्यों है कि पैसा कहां से आ रहा है। संजय उपाध्याय जी, तो आपके बात में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 30 मई तक सभी डिटेल सभी राजनीतिक पार्टियों ने देना है, तो निश्चित ही उस आदेश का पालन सभी राजनीतिक पार्टियां करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और सारे स्रोत जिसने जहां से डोनेशन लिया है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है। हम मानते हैं आप लोगों ने इसका विरोध किया, और उसके कारण ही लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, पैसा भी दिया है, और इस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य बना है। इसी कारण शरद पवार जी जो पहले हम लोग तो वही कह रहे हैं ना कि नीरव मोदी जी ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया होगा, मेहुल चोकसी जी ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया होगा, मल्ल्या जी ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया होगा। हम तो ये कह रहे हैं आपको, आप बताइए कौन कौन से बड़ी बड़ी आपको करोड़ों में चंदा मिल रहा है। यही तो सवाल पूछ रही है भाई, 400 करोड़ का। तो दाऊद के बारे में आपके प्रकाश अंबेडकर जी ने जो आप पर आरोप लगाया, उसके बारे में आपका क्या मत है। पल्लवी शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पल्लवी शर्मा, ठीक है। संजय आपकी बात हो गई, संजय बात हो गई। पल्लवी शर्मा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया, हालांकि उस पर पूरा फैसला नहीं आया, लेकिन अब यह कहा गया है कि जो सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ब्यौरा देना होगा कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है। हालांकि सरकार ने ही कहा कि इसकी जानकारी होने की जरूरत नहीं है। लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से हमारी आवाज पल्लवी शर्मा तक नहीं जा रही। अबू भाई, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राफेल पे भी एक प्रिलिमिनरी जजमेंट आ चुका है, जो कहता है कि वो डिफेंस के जो स्टेटमेंट है, जो पेपर्स है, उस पे तो गौर कीजिए, वहां पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, या आप जेपीसी, एटलीस्ट हम ये कह रहे हैं कि आप भाजपा जेपीसी क्यों नहीं लगाती इस मुद्दे पे। ये तो रक्षा का मुद्दा है ना, सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, अगर लेकिन अभिषेक भट्ट उस चीज का बात, राफेल का भी बात क्यों नहीं करते आप? अभिषेक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से और आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। सरकार का जो डायरेक्शन है, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी बनी थी उस वक्त ये इशू बहुत उठा था, चंदे का, सियासी चंदे का इशू। आम आदमी पार्टी जब आई थी वजूद में, उस वक्त ये इशू बहुत उठा था। एब्सोल्युटली अबू जी, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, मेजॉरिटी हमारा जो फंडिंग है, मेजर फंडिंग जो है वो क्राउड सोर्स वाले फंडिंग है। इसके पहले वाले इलेक्शन में भाजपा ने एक मुद्दा उठाया था कि चेक से जो फंडिंग किया गया था वो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि चेक से हमें फंडिंग मिला है, जो फंडिंग है उसके रिसीट्स हम ऑनलाइन हम रिसीट्स निकालते हैं, लोगों को रिसीट मिलता है, वो सब हमारा बराबर है। नहीं तो चाहिए तो इंस्पेक्शन करवा लो। बिल्कुल। दीपक पांडे, ठीक है। दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। पल्लवी शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। पल्लवी, अब पार्टियों से पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा कि आखिर आपको चंदा आया कहां से। देखिए अबू हुरैरा जी, भाजपा ने इस देश में 5 साल में जो किया है उसको संगठित ठगी कहते हैं। मिलजुल कर इस देश को ठगा है इन्होंने, और जिसका मोर्चा संभाला है, मोर्चे को लीड किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने। आप देखिए 2014 से पहले यूपीए की जब सरकार थी, हमने एक कानून बनाया था जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए था कि जो भी 20,000 या 20,000 से ज्यादा की रकम देगा उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वो एनोनिमस नहीं रहेगा, बिना नाम के नहीं हो सकता, बिना जान पहचान छिपाए नहीं हो सकता। 20,000 से ज्यादा रकम
आपको पूरा अपना आइडेंटिटी देके, अपना नाम पत्र देके, सब करके आप फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं जानकारी देके। बिल्कुल। अब देखिए भाजपा 2014 में आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा आप 2 करोड़ दें, आप 200 करोड़ दें, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप आइए और आके भाजपा के खाते में डाल दीजिए। और भाजपा उस पैसे का क्या करेगी, 1100 करोड़ का जो कार्यालय बनाया है उसको और शानदार बनाएगी, जो 600 कार्यालय पूरे देश में बनाए हैं उनका आंकड़ा बढ़ाएगी। तो ये जो भाजपा ने ठगी मचाई इस देश में, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर करारा जवाब दिया। और कांग्रेस पार्टी ने बाजाब्ता कहा था, एक आरटीआई भी फाइल हुई थी, एडीआर करके एक एनजीओ है, जिसपे पता चला था कि 220 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए थे उसमें से 210 करोड़ केवल भाजपा को गया। आप बताइए, जब एक इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सरकार है जिसको पता चल सकता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है, विपक्ष को तो पता नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी कॉर्पोरेट है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सरकार के साथ पंगा मोड़ लेगी और जो अपना डोनेशन है वो विपक्ष को देगी? क्योंकि सरकार को तो पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है, कौन इशू करवा रहा है, तो सरकार के खिलाफ कौन फंडिंग करेगा? तो ये जो भाजपा ने पूरी एक सूझबूझ के साथ ये जो ठगी और लूट मचाई कि विपक्ष की जो फंडिंग है वो रुक जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड न मिले और सारा पैसा भाजपा के खाते में एकत्रित होता रहे, मुझे लगता है ये देश पूरी तरह से देख चुका है कि इन्होंने किस प्रकार से ये लूट मचाई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन में जिस प्रकार भाजपा में जो चटुकारिता का जो एक व्यवसाय है वो बहुत उच्च सीमा पर है। आप देखिए पीयूष गोयल ने क्या किया, केंद्रीय रेलवे मंत्री थे और रेलवे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज था, उसके बावजूद मैं भी चौकीदार है कि कप में लोगों को रेलवे में चाय पिला रहे थे, ट्रेन में चाय बेची जा रही थी, मैं भी चौकीदार है कब से। तो ये जो भाजपा करती है कि तुम भी दो और मेरे से लो, ये जो लेन देन का व्यापार भाजपा ने चलाया सरकार चलाने के बजाय, इसका करारा जवाब देश की जनता इनको 23 मई को देगी। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से 2017-18 के बजट में लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए, कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं थी? और जो बात पल्लवी कह रही थी कि अपोजिशन को परेशान करना कि वो एक फंड जमा न कर पाए, क्या सच्चाई यही है? देखिए बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक DHFL का घोटाला सामने आया था। वो घोटाला पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि उसके जो 2 मालिक थे, सचिन और एक नीरज करके, जो 2 लोग थे, वो लोग हवाले के थ्रू 3-4 फर्जी कंपनियां बना करके 20 करोड़ रुपए बीजेपी को फंड किए थे। आपको वो ये सब घोटाला आया, कब आया, जनता को पता नहीं चल पाया क्योंकि उसको दबा दिया जाता है। इस टाइप के घोटाले आते हैं जो इनको कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं, उस घोटाले को लोग आगे आने नहीं देते क्योंकि DHFL से सीधे सीधे लिखा था कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डाले थे। तो इस टाइप की कॉर्पोरेट फंडिंग इनको बहुत सारी मिलती है कि जिनको ये लोग अपने सरकार में रहते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि जब हमारा देश यहाँ पे आतंकवाद की समस्याओं से जूझ रहा था, या पुलवामा में हम लोग व्यस्त थे कि हमारे सैनिक शहीद हो गए, हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 6 एयरपोर्ट को लीज पे दे दिया और 6 एयरपोर्ट में से 5 एयरपोर्ट किसको मिलते हैं? अडानी जी को मिलते हैं। और एक एयरपोर्ट आपको पता होगा कि 159 रुपए प्रति महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। आप बताइए एयरपोर्ट पे जाने वाला व्यक्ति क्या 159 रुपए ही खर्च करेगा? आप देख सकते हैं किस तरह से आपको किसी एक कॉर्पोरेटर को फंडिंग की जा रही है। और एक चीज और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना की। फसल बीमा योजना में क्या हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल आप महाराष्ट्र का देता हूं। महाराष्ट्र में क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 173 करोड़ रुपए फंड दिए जाते हैं कि किसानों में दिए जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है वहां पे कि बस 30 करोड़ रुपए किसानों को जाता है, 140 करोड़ रुपए क्या होता है सीधे सीधे ASR और रिलायंस के खाते में चला जाता है। ASR रिलायंस, आप बताइए रिलायंस किसकी कंपनी है और ASR किसकी कंपनी है? आप एक किसान बीमा संजय उपाध्याय संजय जवाब दे रहे हैं, संजय जवाब दे रहे हैं दीपक आपका। जी संजय उपाध्याय, संजय बताइए। देखिए कांग्रेस की जमीन खसक रही अबू रेरा जी 10 सेकंड दीजिएगा और हारते हुए लोग किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन की बात करते मैं 20 सेकंड के बाद आऊंगा। ठीक है, राहुल गांधी अमेठी से भाग चुके हैं जी। महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लड़ने से इनकार चुके हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर हमारे साथ आ चुके हैं। और पूरे देश में
विकास की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने की, विकास की राजनीति कहाँ हो रही संजय उपाध्याय? संजय, विकास की राजनीति कहाँ हो रही है, वही तो समझना चाह रहे हैं। 5 साल सत्ता में रहे आप, 5 अपने काम गिना दीजिए, 5 काम गिनाइए यहाँ पे। विकास की राजनीति देश में हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म करने की राजनीति देश में हो रही है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं अडानी से लेकर नीरव मोदी की, मुंबई के अंदर मेट्रो बना, उसका कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया, यह क्या हमने दिया? और ऐसे कई प्रोजेक्ट जो इसके पहले होते थे, क्या अंबानी का जन्म 2014 में हुआ? क्या उसके पहले जो उन्होंने देश में किया? नहीं, ठीक है संजय उपाध्याय, जिस विकास के, जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, बातें करना, जिस विकास की संजय बात कर रहे हैं, संजय उपाध्याय देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट पर मत जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पर मत जाइए, दीपक कॉन्ट्रैक्ट पर मत जाइए। संजय उपाध्याय, मुझे एक चीज आप समझाइए, जब आपने विकास किया है, जब इस सरकार ने डेवलपमेंट किया है, तो सेना को क्यों घसीटा जा रहा है? सेना पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप विकास के नाम पर, अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे संजय उपाध्याय? क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने सेटिंग की। कांग्रेस के लोग सेना के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर जाकर लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। और जब इस प्रकार की बातें करती है, कांग्रेस यही चाहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोमबत्ती लेकर केवल कड़ी कार्रवाई की बात करें, जैसा कि मनमोहन सिंह और उसके पहले की सरकारें करती थी। हमारी सरकार ने वो नहीं किया। नहीं, देखिए संजय उपाध्याय, ये बीजेपी की सरकार में पहला इस तरह से नहीं हुआ है कि पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दिया गया। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में करगिल की जंग हुई थी, और किस तरह से करगिल की जंग में किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। उस वक्त किसी ने शक नहीं किया था, उस वक्त किसी ने सेना का या फौज का या जवानों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी आप ही के नेता हैं, आप ही की सरकार में बड़ा कदम उठाया गया था। उस समय की गन थी, जिसके ऊपर आपने कांग्रेस के राजीव गांधी जी को बदनामी करके उनको तकलीफ की। हमने नहीं किया था, आपके ही सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था, हमने नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, पल्लवी शर्मा, पृष्ठभूमि को ठीक से पढ़ ले। ठीक है पल्लवी शर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए अबू हुरैरा जी, संजय जी भाजपा के नेता हैं, मुझे समझ नहीं आती जब ये चुनावी रैलियों में जाते होंगे तो जनता को कैसे संबोधित करते होंगे। इनसे सवाल पूछा गया कि आप सेना को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में, तो ये कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी ने बोला इसलिए हमने उसका जवाब दे किया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी, आप मेरे पार्टी अध्यक्ष को ले लीजिए या कोई भी कांग्रेस का जो प्रचारक रहा है इन चुनाव में, किसने किसी भी चुनाव प्रचार में सेना की बात की है? दूसरी बात, जब नोटबंदी आई इस देश में, मैं संजय जी से एक स्पष्ट सवाल करती हूं, उम्मीद है स्पष्ट उत्तर देंगे। जब नोटबंदी मोदी जी लाए इस देश में और 100 से अधिक गरीब लोग इस देश के मर गए, वो छोड़िए कि मोदी जी ने माफी नहीं मांगी और कुछ नहीं किया, वो तो उनकी फितरत में है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं, मोदी जी ने क्या कहा था इस देश को कि 10 दिन का कष्ट बर्दाश्त कर लीजिए, इससे जो भी इस देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं सब खत्म हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए कि पुलवामा के लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं, और पुलवामा क्यों हुआ? क्या नोटबंदी से आतंकवाद नहीं खत्म हुआ? स्पष्ट जवाब दीजिएगा। संजय जी, मैं 10 सेकंड संजय उपाध्याय आपको दे रहा हूं। नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि इससे आतंकवाद पर ब्रेक लगेगा। पूरी तरीके से आतंकवाद हमने 2-3 पिछले 5 साल में पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं, सेना पर आक्रमण घटनाएं केवल 2-3 जिलों तक सीमित रह गई हैं और पूरा देश शांत रहा है और पूरे देश में न किसी प्रकार के दंगे हुए हैं। देश ने पुलवामा जैसा हमला क्यों हुआ? पुलवामा जैसा हमला क्यों हुआ संजय उपाध्याय जी? अरे ये बहुत क्या बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। देखिए हमला हुआ, इनके पास अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े नहीं है कि कितना कम्युनल वायलेंस यूपी में हुआ है आदित्यनाथ के आने के बाद। ये लिंचिंग क्या हो रही है? आप बोल रहे हो देश में शांति बनी हुई है, दलितों को आए दिन पीटा जा रहा है, पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए जनाब, क्या बात कर रहे हैं आप? नेशनल टीवी पर बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं आप। योगी जी 2 साल पहले आए, उसके पहले वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
उस समय दंगे हुए थे, उसके बाद किसी प्रकार का दंगा वहां पर सही नहीं हुआ। सही आंकड़ा संजय उपाध्याय सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, आप सच्चाई छुपा रहे हैं। संजय उपाध्याय आप सच्चाई छुपा रहे हैं। मैं प्रोफेसर सतीश जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर सतीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सतीश जी जिस सेना की आज बात हो रही है, सतीश जी आप कौन सा संजय उपाध्याय बात हो गई आपकी, संजय उपाध्याय बात हो गई। मैं प्रोफेसर सतीश जी मैं कह रहा हूं कि जिस सेना के मनोबल की बात हो रही है, हौसला बढ़ाने की बात हो रही, क्या आपको नहीं लगता है कि इस सेना के जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, अगर उन्हें सॉल्व कर दिया जाए, सरकार जो वादे इस सेना से करती है उसे पूरा कर दे, तो इस सेना का मनोबल वाकई में हकीकी तौर पर बढ़ेगा? निश्चित रूप से जो अच्छे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सेना के नाम पर वोट मांगा, वो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने उस जज्बे की बात की है, उन्होंने उस कुर्बानी की बात की है, उन्होंने उस घटनाओं की बातचीत की है, उन भावनाओं की बातचीत की है जिसके आधार पर सैक्रिफाइस हुए हैं, कुर्बानियां हुई हैं। मत कीजिए, नहीं कर पाएंगे उस बयान को जस्टिफाई शब्दों पर जाइए ना। आपने सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जज्बे का चुनाव से क्या लेन देन? दूसरी बात, उस जज्बे का चुनाव से क्या लेन देन? वो बोल रहे हैं कि जो प्रथम वोटर हो श्रद्धांजलि देने के लिए बताइए कौन सा सैनिक लड़ रहा है चुनाव, कैसे श्रद्धांजलि दी जाएगी? उन शब्दों को देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि सेना को वोट दीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सियासत को या फौज को सियासत से अलग ही रखा जाना चाहिए, और ऐसा कभी हमारे मुल्क में नहीं हुआ है कि फौज को सियासत में लाया गया हो। और वाकई में अगर फौज का और जवानों का हौसला बढ़ाना है, उनके मसाइल हल किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। अभिषेक भट्ट जी, महेश तापसे जी, संजय उपाध्याय, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, दीपक पांडे, पल्लवी शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।